ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है आगे का एजेंडा का, जिसमें आज दिन की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और शुरुआत राजधानी दिल्ली से करने जा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे उत्तर भारत के कई अन्य राज्य हैं, खासतौर से पंजाब इन दिनों बारिश की मार झेल रहा है, बाढ़ के खतरे में डूबे हुए हैं। दिल्ली पंजाब दोनों बाढ़ बारिश की चपेट में। दिल्ली में यमुना का पानी शहर के भीतर घुसने लगा है। आज सुबह बारिश के बीच मोनास्ट्री मार्केट में सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। मयूर विहार फेज 1 का हाल देख लीजिए आप। यहां बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बाकायदा राहत शिविर बनाए गए और राहत शिविरों में यमुना का पानी भर गया है। देखिए जरा हाल देखिए, सड़क के ऊपर तक यहां पानी आ चुका है। वहीं दिल्ली में अलीपुर इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया है। फ्लाईओवर के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बना हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ हाल पंजाब का आपके सामने। सभी 23 जिले पंजाब के, कल ही सरकार की तरफ से सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित ऐलान किया गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, 1665 गांव ऐसे हैं जहां करीब 3,55,000 के करीब आबादी है जो बुरी तरीके से इस बाढ़ बारिश से प्रभावित हुई है। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज 7 सितंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 1 अगस्त से 3 सितंबर तक बाढ़ में 37 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है। हालात बद से बदतर लगातार हो रहे हैं। यमुना नदी उफान पर बह रही है और अब सवाल सामने है, क्या दिल्ली डूब जाएगी? ऐसा क्यों? तो ये समझने के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं अलग अलग तस्वीरें अब रखने जा रही हूं। ये देखिए आप, ये हैं 6 तस्वीरें आपके सामने। कैसे दिल्ली पानी पानी है और क्यों ये सवाल बड़ा है कि क्या दिल्ली डूब जाएगी? सबसे अहम तस्वीर दिल्ली सचिवालय की आप देख रहे हैं। इसके कैंपस में पानी भरा हुआ है। रात भर मशीन्स के सहारे पानी निकालने की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन अभी तक कोई सफलता मिल नहीं पाई है। निगमबोध घाट का हाल देख लीजिए आप। दिल्ली का सबसे पुराना, सबसे व्यस्त शमशान स्थल है। यहां बाढ़ की मार है, पानी भरा हुआ है, जिसके बाद कल दिन में ही दाह संस्कार की प्रक्रिया निगमबोध घाट पर फिलहाल रोकनी पड़ी थी। इसके अलावा हथनीकुंड बराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में देखिए कैसे पानी यहां भर गया है। यहां पर वाहनों की आवाजाही हर वक्त रहती है, लेकिन अभी सब कुछ ठप सा नजर आ रहा है। इसके अलावा कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले इलाकों में यमुना का पानी भर चुका है। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका हो, कालिंदी कुंज हो, गीता कॉलोनी हो, ये वो तमाम इलाके हैं जहां यमुना का पानी भरा हुआ है। मोनास्ट्री मार्केट का हाल भी आपके सामने है। यमुना का पानी यहां दुकानों के अंदर घुस गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आज भी हल्की से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मतलब दिल्ली के लिए खतरा अभी टला नहीं। दिल्ली सचिवालय, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के तमाम मंत्री और सभी अधिकारियों के दफ्तर हैं, पूरी दिल्ली इसी बिल्डिंग से चलती है। लेकिन यमुना का पानी इसी दिल्ली सचिवालय के मुहाने पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सचिवालय से महज 100 मीटर के फासले पर एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे यमुना का पानी सचिवालय के भीतर बढ़ने लगा। दीवार के ढहने का खतरा अभी और बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी की ओर से पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लगातार बढ़ता पानी टेंशन बढ़ा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ जाने के बाद स्थिति कितनी बिगड़ गई है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आईटीओ के पास जो दिल्ली सचिवालय है वहां की। और आप समझिए कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तो पानी भर ही रहा है, लेकिन अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि दिल्ली सचिवालय तक पानी, अब इस बाढ़ का पानी जो है वो आने लगा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। इस जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं, ये जो दीवार आप देख रहे हैं जिससे पानी इधर बहता हुआ नजर आ रहा है, दीवार के उस तरफ यमुना नदी है और दीवार के इस तरफ ये सचिवालय का हिस्सा है। जहां मैं खड़े हैं वहां से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली सचिवालय बना हुआ है। दिल्ली सचिवालय वो जगह जहां पर
दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री और अधिकारियों का दफ्तर होता है, सरकार जहां से चलती है वो जगह दिल्ली सचिवालय, और उस सचिवालय के ठीक पास की तस्वीर आप देखिए कि पानी में डूबी हुई आपको सड़क नजर आ रही है। दोनों तरफ की सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। हालांकि लगातार यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं उनको तैनात किया गया है। 2 से 3 पंप लगाए गए हैं ताकि इस पानी की निकासी जल्द से जल्द की जा सके, पानी ज्यादा भरे नहीं, क्योंकि यहाँ से सचिवालय की दूरी बेहद कम रह जाती है। और जिस तरीके से पानी लगातार जो है इस दीवार से होता हुआ अंदर की तरफ आ रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है। क्या दिल्ली डूबने वाली है? इस बात का डर हर दिल्ली वाले के जहन में गूंज रहा है, क्योंकि यमुना का पानी रौद्र रूप दिखाते हुए दिल्ली सचिवालय की पार्किंग तक पहुंच गया है। वहीं सचिवालय जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन पानी को निकालने के लिए पुख्ता इंतजाम कर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से यमुना बह रही है वो 2023 की याद दिला रही है, जब यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। इस बार भी पानी का स्तर 207 मीटर के पार चला गया है और कई निचले इलाकों को अपने आगोश में ले चुका है। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका, ये तो पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और फिलहाल यमुना बाजार में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहां पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और उससे खतरा भी बढ़ गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना बाजार का पूरा इलाका अब जलमग्न हो गया है। उसकी वजह है कि यमुना का रौद्र रूप, यमुना लगातार जो बढ़ रही है उसकी वजह से यमुना बाजार का ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं आपको अब जलमग्न होता हुआ दिख रहा होगा। देखिए पूरी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो पूरे इलाके में अब पानी भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यमुना बाजार में लोगों के घर थे उनके घरों में भी पानी चला गया है, जिसके कारण वो लोग अब अपने घर को या तो छोड़कर जो शेल्टर्स बने हैं वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं या तो फिर अपने मकान में ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे ही एक मकान की तस्वीर आपको एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है। आप देखिए कि पानी जो है वो घुटने तक है और सबसे बड़ी बात है कि सारे जो सामान आपको दिखेंगे वो आपको कहीं ना कहीं बिखरे हुए दिखेंगे। चूंकि पानी जब बढ़ा तो इन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि पानी इस साइड यानी कि यमुना का जो बाजार है वो घाट के दूसरे साइड भी पानी आ गया है। और ये दूसरे साइड की तस्वीर है। आप देखिए तमाम जो रोजमर्रा के सामान हैं वो आपको जलमग्न दिखेंगे। सामान जो है देखिए तैरते हुए मिलेंगे आपको, कढ़ाई, गिलास, ये तमाम जो लोग हैं जितना सामान परिवार के लोग थे वो उठा पाए वो उसको लेकर ऊपर शिफ्ट किए, जो नहीं उठा पाए उसको यहीं पर छोड़ दिए। ये तस्वीर है फिलहाल यमुना बाजार की। और यमुना घाट की तरफ तो पानी फिलहाल रहता था, लेकिन अब यमुना घाट से दूसरे साइड में भी पानी आ गया है, जिसकी वजह से फिलहाल ये जो मकान है वो जलमग्न हो गया। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मकान है वो ऊपर बना हुआ है, सीढ़ियों से ऊपर है, लेकिन जिस तरह से यमुना का जल स्तर अब 207.47 के आसपास फिलहाल बताया जा रहा है, उसके कारण जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस गया है। तमाम दिक्कतें हो रही हैं। जो शिविर बनाए गए हैं उस शिविर में भी पानी कहीं ना कहीं बढ़ गया है, शिविर भी कहीं ना कहीं जलमग्न होगा। और सबसे बड़ी बात है आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ पूरा जो पूरा इलाका है वो आपको जलमग्न दिखेगा। ये फिलहाल तस्वीर है जो तमाम लोग इस पानी में अब बेहाल हैं। वजह यह है कि घरों में पानी है और जो सामान ज़रूरी सामान था वो उठा पाए वो उसको लेकर भगे, नहीं उठा पाए तो छोड़ दिया। और घुटने तक फिलहाल ये यमुना बाजार का जो पूरा इलाका है जहां पर घुटने तक पानी फिलहाल आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो खतरा अभी दिल्ली वालों के लिए टला नहीं है। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके से शिवांक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं।
उज्जवल कुमार उस्मानपुर से हमारे साथ हैं, दीपक रावत दिल्ली आईटीओ इलाके से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे ज्यादा खतरा यहीं यमुना बाजार इलाके में बढ़ता हुआ, क्योंकि यहां यमुना का पानी न सिर्फ भर रहा है बल्कि उसका स्तर और बढ़ रहा है। अभी की तस्वीर क्या है सुशील, दिखाइए जरा। बिल्कुल रोमाना जी, देखिए इसमें इस समय कोई दो राय नहीं है कि यमुना बाजार के हालत बेहद बदतर हैं। किसी को फिलहाल यहां पर आने की इजाजत नहीं है और एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। देखिए तमाम शिविर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए थे और ये तमाम शिविर अब खाली हो गए हैं। यहां पर किसी को रहने के लिए नहीं छोड़ा गया है। तमाम जो लोग थे वो जब रात में यहां पर पानी बढ़ा तो यहां से ऊंची जगह पर शिफ्ट हो गए। देखिए पूरा इलाका, ये पूरा इलाका अगर मैं आपको रोमाना जी दिखाऊं तो यहाँ पर फिलहाल पूरा पानी ही पानी है। और अगर आपको मैं दीवार दिखाऊं तो दीवार के अगर दूसरे साइड की तस्वीर आपको दिखाऊंगा रोमाना जी, तो पूरा का पूरा घर डूबा हुआ है। कल यहाँ पर लोगों की आवाजाही थी, लोग यहाँ पर आ जा रहे थे, सरकारी गाड़ियाँ थी, तमाम कर्मचारी थे और पानी रोकने की कवायद कर रहे थे। लेकिन पानी है, प्रकृति है, ईश्वर जब तक फिलहाल यमुना का ये रौद्र रूप रुकता नहीं है तब तक राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। निगम बोध घाट मेरे पीछे है, अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दिया गया है। पूरा का पूरा घाट ये भरा हुआ है। किसी को फिलहाल इस पूरे इलाके में आने की इजाजत नहीं है क्योंकि एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है। तमाम जो मकान इधर पीछे दिख रहा है ये सारे मकानों में पानी भरा हुआ है। सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर से रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अभी मकानों में हैं। और ये बताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर अगर रुमाना जी ऐसे ही बढ़ता रहा तो यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा बदतर होगी। और हालात ऐसे हैं कि अब ये पानी बढ़ रहा है तो इस पानी बढ़ने के कारण ये पूरा पानी रिंग रोड पर भी नजर आ रहा है। रिंग रोड पर भी पानी पूरा ही आपको देखने को मिलेगा। कश्मीरी गेट का जो पूरा इलाका है रिंग रोड का वो पूरा जलमग्न हो गया है, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए भाई, दूसरी तरफ दिल्ली अलीपुर फ्लाईओवर सड़क यहां धंस गई। इस फ्लाईओवर पर बारिश के बाद फ्लाईओवर पर एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका है जिसपे एक ऑटो रिक्शा गिर गया। हादसे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर घायल हुआ है। ये देखिए आप जरा हाल देखिए। तो ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के बीचों बीच देखिए कैसे जमीन धंसी और गड्ढा बन गया। अच्छा खासा गहरा गड्ढा। आप ये कह सकते हैं कि बाल बाल जान बच गई इस ऑटो ड्राइवर की। ऑटो ड्राइवर जो है वो जा रहा था और उसी दौरान इस गड्ढे में ऑटो गिरा। ऑटो ड्राइवर घायल हुआ है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें डरा रही हैं। बारिश का ये मौसम, बाढ़ वैसे ही लोगों को सता रही है और ऐसे में इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं उससे डर और ज्यादा बढ़ रहा है कि पता नहीं कब कौन सा हादसा वो उन्हें अपनी जद में ले ले। मैं सीधे आपको अलीपुर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी शिवांग मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शिवांग से ही जानते हैं। शिवांग की अलीपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अच्छा, शिवांग से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको जरा उस्मानपुर लेकर चलते हैं। उज्जवल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उज्जवल से जानते हैं कि यहाँ उस्मानपुर में दिल्ली में क्या है तस्वीर। यहाँ भी ऐसे ही पानी भरा हुआ है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जवल जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए उस्मानपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बारी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ये दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा गांव है ओल्ड उस्मानपुर, वो पूरी तरीके से जो इसकी सड़क है वो जलमग्न हो चुकी है और अभी भी कई लोग ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर गाँव के जो है वो फंसे हुए हैं और यहाँ पर लोगों का जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी लोगों को हो रही है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से टेंट नहीं लगाए गए हैं। 5,000 आदमी इस गांव में रहते हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 टेंट ही लगाए गए हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो गांव के अंदर रहते थे, उन्होंने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है इतने परेशान थे कि अपने कपड़े भी उन्होंने इसी यमुना के पानी में जो है यहाँ पर बैठ के धोए हैं। तो यहाँ पर देखिए गाँव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ही उनकी ज़बानी सुनेंगे कि आखिर उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आप? सर राकेश नाम है। राकेश जी कहाँ पे रहते हैं? सर पुराने गांव उस्मानपुर में रहते हैं। बताइए पानी कब आया? सर ये परसों से इसका ज़्यादा ओवर होता चला गया और कल पूरे दिन भर एकदम बहुत ज़्यादा तादाद पानी की रही है। किस किस दिक्कतों का सामना करना?
सर दिक्कत तो ये है कि हम खैर अपनी दिल की दिक्कत तो बता भी नहीं सकते हैं। अगर अगर बता सकते हैं बताइए। अगर हम अपनी दिक्कत बताएंगे तो सरकार हमें अनऑथराइज और घोषित कर देगी, बोलेगी अवैध तरीके से रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या 300 साल पुराना गांव कोई अवैध हो सकता है? मैं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार दोनों से सवाल करता हूँ, क्या हिंदुस्तान के पूरे देश के अंदर सिर्फ इस पुराने गांव उस्मानपुर में ही बाढ़ आती है? हिंदुस्तान में कहीं और बाढ़ नहीं आती है क्या? कोई सुनवाई नहीं है। हमने तो कहना ही छोड़ दिया सरकार से कि हम आपसे मदद मांगेंगे तो उल्टा हम पे वो बोलते हैं ना आंखें दिखाना। हमें ही आंखें दिखाई जाएगी कि आप यहाँ रहते ही क्यों? अपना घर छोड़ के 300 साल के अंदर हम यहाँ रहते आए हैं, कहाँ जाएंगे? ये दर्द है उस्मानपुर के निवासियों का, और वो कह रहे हैं कि साहब सरकार से क्या ही उम्मीद की जाए, क्योंकि उल्टा सरकार उन्हें ही अतिक्रमण कर रहे हैं इस जमीन पर, इस तरीके की बातें करके कटघरे में खड़ा कर देगी। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी अब शिवांग के पास। अलीपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और यही अलीपुर में ही वो फ्लाईओवर है जहां बीचों बीच सड़क धंसी और फ्लाईओवर में गड्ढा। शिवांग, दिखाइए जरा तस्वीरें। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए ये पूरी तस्वीर आपको जब हम लोग दिखाते हैं दर्शकों को हमारे, याद देखिए ये वो पूरा अलीपुर का वो पूरा फ्लाईओवर है जो आज सुबह 6 बजे के आसपास ये पूरा फ्लाईओवर धंस गया था। यहाँ पे ये जो सामने ऑटो खड़ी है, ये भी इसका भी एक हिस्सा फ्लाईओवर के नीचे ही चला गया था। जो ऑटो सवार है वो अभी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ये फ्लाईओवर तकरीबन यहाँ पर अगर हम लोग को यहाँ पर तस्वीर दिखा पाए यहाँ की, तो लगातार जो मिट्टी है वो लगातार गिर रही है इसके नीचे से, और तकरीबन 10 फीट का ये पूरा फ्लाईओवर धंसा हुआ है। अब जरा कारण जानते हैं, मौके पर अधिकारी मौजूद हैं हम लोग। सर क्या कारण है इसका? सब बता दिया हूँ मैंने। तो ये देखिए अधिकारी यहाँ से लगातार निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बरसात में आज लगातार सुबह ही ये पूरा फ्लाईओवर कुछ इस तरह से लगातार धंस गया था, और अब उसके बाद से इस पूरे रोड को ही ब्लॉक कर दिया गया है एक तरफ से। लेकिन देखिए गंभीर स्थिति ये लगातार बनी हुई है कि जिस तरह से आज भारी बरसात हुई थी, उसके बाद से इस तरह की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। एक और स्थिति जरा दिखाते हैं, निखिल जी एक बार यहाँ पर आइएगा। ये आप देखिए कि यहाँ पर जो पानी है वो लगातार आपको रिसता हुआ दिखेगा। अब मौके पर जो अधिकारी मौजूद थे वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे थे कि नीचे कोई पाइपलाइन फटी थी जिसके प्रेशर की वजह से ये जो पूरी सड़क थी ये धंसी है। हालांकि अभी तक देखिए इसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आ पाया है कि आखिर क्यों सड़क धंसी है, बरसात की वजह से या फिर जो पाइपलाइन की बात बताई जा रही है उसकी वजह से। लेकिन हाँ, मौके पर लगातार ये जो छेद भी है, ये जो गड्ढा भी है, ये भी लगातार बढ़ रहा है रोमाना जी, और लगातार जो मिट्टी है इसकी वो नीचे की तरफ धंस रही है। अब ऐसे में यही आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ये फ्लाईओवर और ज़्यादा ना धंस जाए, इसी वजह से ये पूरा एरिया इस वक्त कॉर्डन ऑफ है, पूरा एरिया इस वक्त बंद है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं, जिस तरीके से फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के अंदर जो नीचे की जमीन है वो धंस रही है और वो गड्ढे फ्लाईओवर में बन रहे हैं। दीपक रावत का रुख कर लेते हैं अब जरा। दिल्ली के आईटीओ इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आईटीओ व्यस्ततम चौराहा दिल्ली का, यहाँ पर अभी क्या स्थिति है? ट्रैफिक की स्थिति यहाँ पर अभी किस तरीके की बनी हुई है, और जल जमाव को लेकर क्या है अपडेट? दीपक। जी रोमाना, जिस जगह पर मौजूद हूँ ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका, जैसा आपने बोला कि आईटीओ व्यस्तम इलाका होता है। आईटीओ भी महज 100 मीटर पर है, आईटीओ का चौराहा, और 100 मीटर पर दिल्ली सचिवालय का भी बिल्डिंग है वो नजर आती है, क्योंकि दिल्ली सचिवालय इसलिए अहम हो जाता है कि पूरी दिल्ली की जो सरकार है वो यहीं से चलती है। लेकिन इस जगह की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक सेफ्टी वॉल है जो कई सालों पुरानी है, लेकिन पानी इस बार यमुना में इतना ज्यादा भर गया है कि जो पीछे की तरफ जो यमुना है वो दीवार में कई जगह छेद कर चुका है पानी, और अब ये पानी रिसता हुआ लगातार जो है वो सचिवालय की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये सड़क है, ये सचिवालय को जोड़ती है, और सड़क के दोनों तरफ, आप इस तरफ देखें चाहे उस तरफ देखें, दोनों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है। 2 से 3 पंपिंग मशीन जो है वो लगाई गई हैं। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि ये मशीन लगाई गई हैं, लेकिन बावजूद उसके पानी कम नहीं हो रहा। वो उसकी वजह यह है कि ये देखिए आप, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आप जहां तक भी नजरें दौड़ाएंगे लगातार इस दीवार से पानी निकल रहा है, कहीं छोटा छेद कहीं बड़ा छेद, लगातार पानी यहाँ से रिसता हुआ नजर आ रहा है। और खतरा इस बात का बना हुआ रोमाना, ये जो दीवार आपको दिख रही है पत्थर की बनी हुई, ये दीवार का जो बेस है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। ये सीमेंट के बोरियां रखी गई हैं, लेकिन अगर ये पानी इसी तरीके से निकलता रहा तो ये दीवार भी ढह सकती है। इसलिए कई बार यहाँ से पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई गई है, यहाँ अधिकारी गए हैं, और ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं, मैं थोड़ा आगे लेकर आपको चलता हूँ। वहां पर एक जगह और बड़ा गड्ढा हो गया है, दीवार के तलहटी पे देखें तो वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसे इस वक्त जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो सैंड बैग से उसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले सैंड
सैंडबैग लाए गए हैं और इन बोरियों के जरिए यहाँ पानी को रोकने की कवायद की जा रही है। पंपिंग मशीन, जैसा मैंने बताया कि 2 से 3 पंपिंग मशीन लगाई गई है ताकि इस पानी को वापस रिवर्स यमुना की तरफ छोड़ा जाए, लेकिन वो सब नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि यमुना का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस पानी बढ़ जाने की वजह से इस दीवार तक के इस तरफ अब पानी आने लगा है। आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि सचिवालय जो बनाया गया है वो काफी हाइट पे बनाया गया है। दीवार भी इसी हद से इसी तरीके से तैयार की गई है, इतनी मोटी दीवार है कि इस तरफ पानी आना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है दिल्ली में, वो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार, ये देखिए जगह जगह पर आपको पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है और अब खतरा इसी बात का है कि ये दीवार न ढह जाए। आप समझिए अगर ये दीवार ढहती है तो पानी बड़ी मात्रा में इस तरफ सचिवालय की तरफ आ जाएगा, आईटीओ पूरा पानी से लबालब भर जाएगा, सचिवालय तक अधिकारियों को, मंत्रियों को खुद मुख्यमंत्री के लिए जाना। इसलिए अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पानी को रोका जाए, लेकिन ये फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो इसके पीछे की वजह ये कि यमुना बिल्कुल इसके दीवार के पास से बहती है और उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब ये दीवार पर दबाव डाल रहा है और दबाव डालने की वजह से आप देखिए जहां जहां भी सैंडबैग्स रखे हैं उन सैंडबैग के बीच से भी पानी आपको अब रिसता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझिए कि फ्लो कितना ज्यादा है, मुश्किल कितनी बढ़ गई है। सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, यहाँ अगर पानी बढ़ता है तो दिल्ली पूरी तरह से जाम हो जाएगी। तो ये हालात इस वक्त आईटीओ सचिवालय के आसपास के बने हुए हैं। रोमाना जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। वाकई में दिक्कत लगातार बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। सुशील पांडे के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे और देखिए सुशील जहां पर मौजूद है, कितना ज्यादा पानी यहाँ इस पूरे इलाके में भरा हुआ है और यहाँ जो लोग थे सुशील, उनके लिए राहत शिविर बनाए गए थे। अभी आपने तस्वीरें दिखाई, वो जो राहत शिविर है उनमें भी पानी भर गया है। तो अब लोगों को कहां पर शिफ्ट किया गया है और इस पानी को लेकर कुछ आकलन अभी तक प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है क्या? अभी की स्थिति यहाँ पर और बद से बदतर होगी या कुछ समय इंतजार करने के बाद अगर मौसम खुला रहता है तो फिर ये पानी उतरना शुरू हो सकता है? सुशील जी देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर तमाम जो लोग रह रहे थे उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन पूरे शिविर को अगर मैं दिखाऊं आपको तो पूरा शिविर फिलहाल खाली है। अभी फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं शुरू की गई है। ये बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद होगी और वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी थोड़ी देर में चलाने वाली है, जैसी जानकारी मिली है। लेकिन अगर रुमाना जी मैं आपको इसी घाट के दूसरे साइड की तस्वीर दिखाऊं तो आप जहां से कल हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, देखिए पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर अब मैं आपको दूसरे साइड की तस्वीर दिखाऊं तो वो पूरा घाट का इलाका जो है वो पूरा भरा हुआ है और कहीं ना कहीं स्थिति बेहद बदहाल है। सबसे बड़ी तस्वीर है जो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुनील से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए ये जो तस्वीर है वो बेहद भयानक है। कल जब हम यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतर रहे थे तो फिलहाल पानी नीचे था, लेकिन आज अगर हम 3 सीढ़ी नीचे जाएंगे तो पानी हमारे कमर तक होगा और स्थिति बेहद बदहाल है, क्योंकि इस सीढ़ी पे पानी के साथ साथ मिट्टी भी है और जितना नीचे मैं अगर उतरूंगा तो ये कहीं ना कहीं नीचा और गहरा होता जाएगा। पूरा जो मकान देखिए आप, देखिए पूरा मकान डूबा हुआ नजर आ रहा है, एकदम सामान लोगों ने ऊपर रख दिए हैं और स्थिति बेहद बदहाल है। लोगों ने लकड़ी के पुल यहाँ पर बना रखे हैं ताकि जो सामान है उसको निकाला जाए, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर है। लोगों के सामान जो हैं वो फंसे हुए हैं, लोग जो हैं वो अपना घर खाली करके चले गए हैं। पूरा का पूरा घर रुमाना जी डूबा हुआ नज़र आ रहा है। कल यहाँ पर बोट चलने की इतनी कहीं ना कहीं रास्ता था, लेकिन आज बोट भी इस पूरे इलाके में नहीं चल सकती क्योंकि ये यमुना से सटा हुआ इलाका है और तमाम लोगों के जो घर यहाँ पर थे वो पूरा डूब चुका है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके की तस्वीर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है और ये तस्वीरें दिल्ली की डरा रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के रिंग रोड इलाके में पानी बढ़ा हुआ है, इस वजह से आईएसबीटी पुलिस चौकी जलमग्न हो चुकी है। पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में आधी आधी डूबी हुई नजर आ रही है। बैरिकेड्स देखिए आप, वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली कैसे पानी से इस वक्त जंग लड़ती हुई दिख रही है, इसी को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की ये रिपोर्ट देखना आपके लिए जरूरी है। यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा उसका असर न केवल सड़कों पर बल्कि पुलिस थानों में भी अब दिखना शुरू हो गया है। इस समय हम आईएसबीटी पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं और आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए घुटने तक फिलहाल पानी आ गया है और आईएसबीटी का
ये पुलिस पोस्ट बना हुआ है जहां पर पानी जो है वो लगभग अंदर की तरफ अब आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए ये जो सीढ़ी है, इसके नीचे 2 सीढ़ी है, वहां पर पानी आ चुका है। एक सीढ़ी पानी फिलहाल बचा है और ये कश्मीरी गेट यानी कि जो ISBT है उसका पुलिस पोस्ट है। और देखिए पूरे इलाके में यहाँ पर जितने भी आपको बैरिकेड्स हैं वो आपको डूबे हुए दिखेंगे। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुनील से कहूँ तो वो आपको पीछे गाड़ी भी दिखाएंगे जो लगभग डूबी हुई है और इस असर सड़कों पर दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिलहाल यमुना का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है उसकी तस्वीर है। आप देखिए ये पूरा इलाका आपको ऐसे ही जलमग्न दिखेगा। और कहीं ना कहीं तस्वीर अगर पुलिस स्टेशन की भी दिखाएं तो ISBT का ये पुलिस स्टेशन है जो फिलहाल अब पानी यानी कि जलमग्न हो गया है। वजह यह है कि पानी लगातार जो है वो अब यहाँ पर भरा हुआ है और जिसकी वजह से अब ये पानी अंदर की तरफ बढ़ रहा है। उधर बारिश और बाढ़ से दिल्ली का पड़ोसी राज्य पंजाब भी अछूता नहीं है। पंजाब के सभी 23 जिलों को मान सरकार ने बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। वहीं पंजाब सरकार के मुताबिक आसमानी आफत के चलते राज्य में कुल 37 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक के लिए फिलहाल बंद करने का आदेश दिया गया है। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब जाएंगे, जहां वो बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसानों से, प्रभावितों से बात भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज पंजाब पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ वो भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। सीमावर्ती जिलों में जल प्रलय की स्थिति है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, जनता संकट में है, किसान परेशान है। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अब तक जो जानकारी है इलाके में फसलें डूबी हुई है। संकट में केंद्र सरकार अपनी जनता के साथ खड़ी है। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे फाजिल्का से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं सचिन से। सचिन, पंजाब का आज क्या हाल है? जी, पंजाब में मौसम बेशक जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त फाजिल्का में मौसम साफ है, पर हालात जो हैं वो चिंताजनक हैं। हालात आपको दिखाते हैं। यहाँ फाजिल्का का ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ कांवा वाली इसको बोलते हैं। ये पुल है दरअसल जो है कांवा वाली पत्तन जिसको बोलते हैं, उसके सतलुज के उस पार जो गांव है उनको ये पुल जोड़ता है। तो आप देखेंगे सतलुज के ऊपर से, ये पुल के ऊपर से सतलुज का पानी गुजर रहा है। वर्कर्स जो हैं उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का फ्लो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे सतलुज में, कि पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। और तमाम जितने तकरीबन 14 गांव हैं यहाँ इसके इस पार जो है उनका संपर्क जो है वो पूरी तरह से कटा हुआ है। NDRF यहाँ डिप्लॉयड है। आप देखेंगे NDRF का बोट है, यही एकमात्र साधन है यहाँ पे। NDRF का जो बोट है जो गांव तक जाता है, जिसने गांव से आना है या गांव को जाना है इसी बोट में जाएगा। राहत सामग्री भी इसी में जाएगी, क्योंकि ये गांव ऐसे हैं जहां ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता है। पंजाब के बाकी गांवों में तो यह ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं बाढ़ अफेक्टेड जो हैं उनमें जा रहे हैं, पर ये गांव ऐसे हैं उनमें ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी नहीं जा पा रही हैं। और यहाँ पे इस बोट के जरिए ही जो है पूरी राहत सामग्री जो है फाजिल्का के जो कांवा वाली पत्तन के उस पार जो गांव हैं उनमें जो है लेके जा रहे हैं। तो ये हालात हैं, हालात बड़े चिंताजनक हैं। मौसम बेशक साफ है यहाँ पे, पर हालात फाजिल्का में चिंताजनक हैं। बिल्कुल सरहदी ये गांव है। NDRF के ऑफिशियल्स हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये लगातार विजिट कर रहे हैं। ये गांव जो हैं कैसे हालात हैं वहाँ पे? पूरी तरह वहाँ तो ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी नहीं जा पाती। मैं इंस्पेक्टर त्रिलोक सिंह मेहता 13 NDRF से यहाँ पे आए हैं। हम लोग बेसिकली लुधियाना से आए हुए हैं। यहाँ के हालात देखिए, हम लोगों ने गाँव की बहुत क्रिटिकल है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें जो भी कहा जा रहा है, जो भी आदेश दिए जा रहे हैं उसके अनुसार हम लोग आगे काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कल DC मैम आई थी, उनके साथ भी हम लोग गांव में गए थे और साथ ही साथ गांव के लोगों को अवेयरनेस भी करवा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से निकलिए, फ्लड बढ़ने वाला है। आज भी देखो आप, कल की अपेक्षा आज 3 इंच पानी और बढ़ा हुआ है। और उसके अलावा जो भी राहत सामग्री है ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग पहुँचा रहे हैं। ये सिर्फ एक यही आपके जो बोट हैं यही एक जरिया है उन गाँवों तक राहत सामग्री पहुँचाने का, और कोई तरीका नहीं है।
जी सर, और कोई तरीका नहीं है गांव में जाने का, केवल इन वोटों के द्वारा ही हम लोग पूरे संसाधन जुटा रहे हैं। तकरीबन कितने 14 के करीब गांव हैं जो बताए जा रहे हैं? जी सर, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। उसके अलावा कुछ पंजाबी में टैनी बोलते हैं, सिंगल जो घर हैं, ऐसे घर भी बीच बीच में हैं, उन लोगों को भी हम लोग राहतगिरी पहुंचा रहे हैं। तो ये हालात हैं जो एनडीआरएफ के अधिकारी बता रहे हैं कि गांव पूरी तरह से कटे हुए हैं। पंजाब के जिन एरियाज़ में हम घूमे हैं, फिरोजपुर में, गुरदासपुर में, अमृतसर में, उनमें एक बात थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है लोगों तक राहत सामग्री पहुंच रही है, इसलिए खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वहां पे पहुंच रही हैं। हालांकि मुश्किलात वहां भी हैं, पर ये जो गांव है, तकरीबन 14 गांव हैं फाजिल्का में, सतलुज के कांवा वाली इस पतन के उस पार जो हैं, ये पूरी तरह से कटे हुए हैं। और उसका अंदाज़ा जो एनडीआरएफ के अधिकारी अभी बता रहे थे कि यहाँ पे पानी का स्तर जो है आज जो है बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। तो ये मुश्किलात हैं यहाँ पे इन लोगों के सामने, जो गांव के लोग हैं। देखिए, बार की बार झेलने को मजबूर है पंजाब। वही रिपोर्ट सचिन दिखाते हुए। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक कैसे बारिश, बाढ़ की वजह से हाल बेहाल है, ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्ट्स देख रहे थे। और आइए बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिस पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। देश के आम आदमी को राहत देने वाली ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर दिया है बड़ा धमाका और आम आदमी को महंगाई से दे दिया है राहत वाला बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला ले लिया गया है। अब जीएसटी की 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब्स ही होंगे, 5% वाला स्लैब, 18% वाला स्लैब। इससे आम जरूरत की जो चीजें हैं, मतलब अब वो सस्ती होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त के मौके पर वो जो ऐलान किया था, जो संकेत दिए थे, उसे अब पूरा कर लिया गया है। जीएसटी की जो नई दरें हैं वो नवरात्रि के पहले दिन से यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। जीएसटी सुधारों के ऐलान के बाद शेयर बाजार तो गुलजार हो गया है। सेंसेक्स ने लंबी छलांग भरी है, निफ्टी में भी तेजी देखी जा रही है। और ये तमाम बदलाव, इनका मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना। Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, हम जिन चीजों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या सस्ता क्या महंगा, इसके बारे में आपके सामने ये पूरी जानकारी। जीएसटी के स्लैब्स में जो बदलाव हुआ है टैक्स में, रोज के खर्चे वो कैसे सस्ते होंगे, क्योंकि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, डेयरी उत्पाद, नमकीन, भुजिया, बर्तन, नैपकिन, डायपर्स, सिलाई मशीन, ये वो तमाम सामान हैं जो सस्ते हो गए हैं।
तो ये जो बदलाव किए गए हैं, इनका मकसद आम आदमी को राहत देना है, छोटे व्यवसाय को सपोर्ट करना है, हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना। इसीलिए सस्ते के साथ साथ क्या महंगा हुआ है, अब ये भी जानिए आप। तो अगर साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, नैपकिन, डायपर सस्ते हुए हैं, तो पान मसाला, तंबाकू, चीनी का सामान, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, मोटरसाइकिल, लग्जरी कार्स, रिवॉल्वर महंगे हुए। तो सस्ते और महंगे का ये पूरा ब्यौरा आपके सामने। वहीं शिक्षा की अगर बात की जाए तो वो किफायती हो गई है, दाम घटे हैं। मानचित्र, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, कॉपी, नोटबुक, रबर, इन सब पर जीएसटी घटी, दाम घटेंगे। 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे। एयर कंडीशनर, टेलीविजन, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, यहां तक कि डिश वॉशिंग मशीन वो भी सस्ती होंगी। और क्या सस्ता होगा ये जानिए आप। छोटी कार्स और बाइक, जो पेट्रोल कार है 1200 सीसी तक के इंजन वाली और जो डीजल कार है 1500 सीसी तक के इंजन वाली, वो सस्ती। मोटरसाइकिल 350 सीसी तक सस्ती। 3 पहिया वाहन, सामान ढोने वाले वाहन, वो सस्ते होंगे। आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया है, इलाज को सस्ता किया गया है। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, थर्मोमीटर, ऑक्सीजन थर्मोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर्स, टेस्ट स्ट्रिप्स, नजर का चश्मा सस्ता होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, कल भी जिस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आखिरकार वो खुशखबरी देश के सामने आई। दिवाली से पहले देशवासियों को ये बड़ा तोहफा, और इस तोहफे के हिसाब से जो रोजमर्रा की जरूरत की आम आदमी की चीजें हैं वो तो अब सस्ता होना तय। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और देखिए ये जो है इसका सीधा सा असर आपके ऊपर, हमारे ऊपर, देश के 140 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी है उसके ऊपर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे लिए सस्ती होने वाली हैं रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों, अगर हम एक आम जो है परिवार के हिसाब से बात करें, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि समझना ज़्यादा आसान रहेगा, 10,000 रुपये अगर मान लीजिए कि आपके परिवार का खर्च होता है अलग अलग चीज़ों पर, एक उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो अब जिस तरीके से स्लैब में बदलाव किया गया है, 12 से 5 पे आ गया है, या कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिस पर जो है 0 कर दिया गया है, 18 से 5 आ गया है, तो इससे आप ये मान के चलिए अगर आपका अभी तक 10,000 रुपए का जो मासिक खर्च होता था इन तमाम चीजों के ऊपर, तो अब आपको करीबन जो है 500 से 1000 रुपए महीने की बचत होने जा रही है। अब आप, क्योंकि वो टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, तो उस लिहाज से 500, 700, 800, 1000 रुपए जिस तरह का आप सामान का उपयोग कर रहे हैं आपके पास में बचेंगे और आप उसका इस्तेमाल अलग अलग सामान और खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की रणनीति क्या है, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि साफ तौर पर फायदा उपभोक्ताओं को मिले और उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। तो रोमाना, इस साल के अगर हम दो महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें, पहला इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया, 12 लाख तक की सीमा की गई, और अब जीएसटी स्लैब में जो बदलाव, निश्चित तौर पर सरकार की मंशा ये है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो, क्योंकि अपने आप में सेल्फ रिलायंस कही जाती है, सेल्फ डिपेंडेंट कही जाती है, तो ऐसे में वहां पर जो उपभोक्ता हैं उनके हाथ में ज्यादा पैसा आए, वो ज्यादा सामान खरीद सके, उसके अलावा जो महंगाई की लगातार जो बात होती है उससे भी उनको निजात मिल सके। रोमाना, एक और महत्वपूर्ण चीज जोड़ना चाहूंगा, अभी आपने तमाम जानकारियां दी हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जो मेरे हिसाब से जिसका जिक्र करना जरूरी है, जिसको लेकर राजनीति भी हुई थी, इंश्योरेंस का प्रीमियम, जिसके ऊपर जो है अभी तक 18% टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, लेकिन अब उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। उसको भी उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी तक आपकी पॉलिसी, अगर आप प्रीमियम पे करते थे 10,000 रुपए सालाना का, तो उस पर टैक्स लग जाता था 18% और आपको देना पड़ता था 11,800 रुपए। लेकिन अब आपको, अगर आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए ही देना पड़ेगा, यानी साफ तौर पर 1,800 रुपए जो सालाना की बचत होगी इंश्योरेंस प्रीमियम पर। और यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर के खुद केंद्रीय मंत्री जो है, जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, विपक्षी पार्टियां सरकार
से मांग कर रही थी कि अगर जो है कोई अपनी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस करवा रहा है तो उस पर जीएसटी क्यों। तो आर्थिक सुधार ये जो किए गए हैं, जीएसटी रिफॉर्म किए गए हैं, उसका मकसद यही है कि लोगों को सहूलियत पहुंचे और अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो और तेजी से आगे बढ़े। जी बिल्कुल, और महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके के बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे टैक्स के सरलीकरण भी हुआ है और आम आदमी जो है उसकी जेब को भी फायदा पहुंचा है, इसका बाजार ने खुले मन से स्वागत किया है। बाजार आज गुलजार है अंकित। बिल्कुल रोमाना, और देखा हमने, देखिए पिछले जो कुछ महीनों की बात की जाए, जिस तरह से यूएस टैरिफ लगा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है युद्ध की स्थिति बनती रही है, अनिश्चितता बनी रही है, तो भारतीय बाजार में उसका असर पड़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा यही है कि देखिए दुनिया भर के तमाम देशों में आर्थिक अनिश्चितता भले ही बनी हो, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है उस पर इसका असर उस तरह से नहीं पड़ना चाहिए। और इसी वजह से अभी कुछ दिनों पहले जो जीडीपी का फोरकास्ट आया है उसने भी बाजार को जो है एक भरोसा दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपनी तय स्पीड से या ये कहा जाए कि दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर सरकार का ये जो कदम है रोमाना, वैसे तो 22 सितंबर से ये लागू होगा, नवरात्रि के पहले दिन से, और ये जानकारी भी कल हमने दोपहर में अपने दर्शकों को दे दी थी कि नवरात्रि के पहले दिन से ये लागू हो सकता है और वित्त मंत्री ने ऐलान किया। लेकिन निश्चित तौर पर मकसद यही है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भी अस्थिरता क्यों ना बनी हो, भले ही टैरिफ ऐसे मुद्दे क्यों ना सामने आ रहे हो, लेकिन क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़, जब मैंने कई सारे जो है विशेषज्ञों से बात की है, जानकारों से बात की है, सरकार में मंत्रियों से बात की है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि 140 करोड़ हमारे लिए एक ताकत भी है, एक शक्ति भी है, क्योंकि भारत का जो अपना बाजार है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पर हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उसका कंजम्पशन होता है, और इस वजह से ये राहत एक बड़े जो है राहत के तौर पर देखी जा रही है। जी देखिए, बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है। जो खपत है देश के भीतर, देश की आबादी के लिहाज से उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती होंगी तो जाहिर सी बात है आम आदमी की पहुंच में आएगी उनकी खरीद, और फिर इससे वो जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो भी तो घूमेगा ना। और बड़ी काट के तौर पर या फिर ये कहें कि ढाल के तौर पर अमेरिकी टैरिफ के भी ये एक बड़ा कदम साबित होगा, इसकी उम्मीद भी तो जताई जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।